Hello all, welcome to English Honors classes. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video I am going to discuss analysis of Pride and Prejudice. To be very frank, I am not going to discuss the summary of Pride and Prejudice, but आंसर राइटिंग में या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसे कुछ एक इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ. As you all know, Pride and Prejudice is a very interesting novel written by Jane Austen. Jane Austen ने इस नॉवेल को लिखा और जेन ऑस्टन आपको 18th सेंचुरी के एंड की नॉवेलिस्ट थी. आपको पता है 18th सेंचुरी में नॉवेल्स जो है वो राइज करने लगे थे, ड्रामा का डिक्लाइन हो चुका था. और एक चीज आपको जो बिल्कुल ध्यान रखना है कि नॉवेल क्यों राइज किया, उसमें मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल है. Because the middle class was the primary consumer of novels in 18th century. Middle class ही आपको 18th century में novels पढ़ता था. तो डोमेस्टिक नॉवेल 18th century में लिखी गई, फिर ये आपको पब्लिश होता है हालांकि 19th century के बिगनिंग में, ओरिजिनली इन 1813. और इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट प्राइड एंड प्रेजुडिस इज कि इसका जो पहले टाइटल रखा गया था वो फर्स्ट इंप्रेशन रखा गया था, बाद में टाइटल चेंज करके प्राइड एंड प्रेजुडिस रख दिया गया. इसके पीछे का रीजन आप समझिए. जेन ऑस्टन की बाकी नॉवेल्स भी अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा एलिटरेटिव लिखती हैं, जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी, तो एस का एलिटरेशन हो रहा है. सिमिलरली प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ वेरी एप्ट टाइटल. आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस इस नॉवेल से बनते हैं, वो एक क्वेश्चन तो आपको ये बनेगा कि जस्टिफाई द टाइटल, जिसमें आपको टाइटल को जस्टिफाई करना होगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस एक बहुत अच्छा टाइटल है, इसको आप जस्टिफाई कीजिए. तो टाइटल जस्टिफिकेशन का क्या तरीका हो सकता है, व्हाट यू शुड राइट इन योर आंसर, आपको अपने आंसर में क्या लिखना चाहिए. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप पहले बताएंगे कि पहले इसका टाइटल क्या था, फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे कि कौन ज्यादा एप्ट है. अगर आप प्राइड का चीफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो वी हैव डार्सी एज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइड. जो डार्सी का कैरेक्टर है वही प्राइड को शो कर रहा है. और प्रेजुडिस अगर आप देखें तो द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ हु इज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेजुडिस. बट आप थोड़ा सा और डेप्थ में समझेंगे तो पाएंगे कि एलिजाबेथ में भी प्राइड कहीं ना कहीं दिख रहा है, और फिर डार्सी में भी आपको जो है वो प्रेजुडिसेस हैं. तो दिस इज अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइटल एज वेल. फिर एक दो चीजें मैं अगर आपको और समझाना चाहूं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आप एकदम ध्यान रखें. For example, if I just talk about it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife. ये जो आपको लाइन है, from these lines the novel opens, इसी लाइन से आपको नॉवेल की शुरुआत होती है, जिससे ये बहुत क्लियर हो जाता है कि this novel is going to talk about the theme of love and marriage. तो एक और क्वेश्चन आपका बनता है इसमें कि डिस्कस प्राइड एंड प्रेजुडिस और डिस्कस द थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस और एज द थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. तो किस तरीके से लव एंड मैरिज के थीम पे डिस्कशन किया गया है उसको भी आप समझेंगे. सिमिलरली एज ए डोमेस्टिक नॉवेल तो लव एंड मैरिज कैसे है, ये कोट्स है. फिर एक और भी कोट निकल के आता है कि वन शुड नेवर मैरी विदाउट अफेक्शन. तो ऐसे जो कोट्स हैं वो आपको, और आप देखेंगे कि पूरे नॉवेल में कहीं ना कहीं लव के कंसर्न को ही दिखाया गया है और मैरिज के कंसर्न को. जैसे इट वाज बेसिकली द अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लैंड. और जब मैं 18th सेंचुरी इंग्लैंड कहता हूं, इसका मतलब एक ये भी है कि आपको 20th सेंचुरी का इंडिया और 18th सेंचुरी का इंग्लैंड लगभग बराबर है. जैसे आप इसमें जो कैरेक्टर है मिसेस बेनेट, उनको अगर आप देखेंगे तो उनकी मेंटालिटी सिर्फ यही है, उनका एक ही मेजर कंसर्न है कि उनकी बेटियों की शादी किसी तरीके से हो जाए. So the chief concern for Mrs. Bennet is to get her daughter married, which shows the mentality of that age. तो ये वो दिखाता है. तो इसमें लव एंड मैरिज में ये सारी बातें आप देख सकते हैं. फिर एज ए डोमेस्टिक नॉवेल है, अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो डोमेस्टिक नॉवेल कैसे है ये आप कैसे कह सकते हैं. तो आप जो भी उसमें देखेंगे, जो पूरे सिनेरियोज हैं वो सब कहीं भी मतलब आउटसाइड पॉलिटिकल कमेंट ऐसा कुछ नहीं है. All the conversation goes on dining table. The novel proceeds with the dining table conversation, as well as you can also see the in-house parties. तो ऐसे domesticities हैं वो आप देख सकते हैं. Character sketch आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, whether the character sketch of Darcy और as well as Elizabeth. तो इनका कैरेक्टर आपको एनालाइज करना हो सकता है. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस चैप्टर से पूछी जाती है, which is the विट एंड आयरनी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. आयरनी क्या होता है, विडंबना जिसको हम हिंदी में कहते हैं. तो व्हाट इज आयरनी यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ आयरनी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट.
तो ये सारी चीजें आपको इसमें जो है वो समझनी है। और इंटरेस्टिंग इसमें एक दो और कोट जैसे मैं अगर समझाना चाहूँ तो वैनिटी एंड प्राइड की बात की जा सकती है कि वैनिटी एंड प्राइड आर डिफरेंट थिंग्स। जैसे नॉवेल शुरू होता है उसमें डार्सी का प्राइड दिख रहा है, बट वो बाद में दिखता है कि वो प्राइड नहीं सेल्फ एस्टीम है, वो वैनिटी नहीं है। जैसे वैनिटी और प्राइड दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा लग सकता है कि ये सिनोनिम्स हैं और सिमिलर हैं, एंड दिस एग्जैक्ट डायलॉग हैज बीन क्लैरिफाइड इन द नॉवेल। आप इसको पूरा एक तरीके से पढ़िए। और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, अनदर इंटरेस्टिंग लाइन, दैट द डिस्टेंस इज नथिंग व्हेन वन हैज मोटिव। डिस्टेंस कुछ भी नहीं होता है अगर किसी के पास मोटिव हो। तो ये जब उनकी बहन जो दो सिस्टर्स हैं वहां डायरेक्टली पहुंच जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी बारिश में यहाँ कैसे आ गई, तो वो बताती है द डिस्टेंस इज नथिंग व्हेन वन हैज मोटिव। अगर आपके पास मोटिव है तो दूरी कोई मायने नहीं रखता। So these are the very interesting facts about Pride and Prejudice. You need to remember all the quotes, और इन सारे क्वेश्चंस पे जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप लिख पाए। If you need any guidance on these questions or related English literature, you can directly contact us on the given number that is in the description box. Thanks for watching the video. Have a great day.